तो राधे राधे मेरे शेरों, मेरे कृषि विद्यार्थियों। तो जैसा कि हमने फोर्थ सेम के लिए भी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट कर रखी है, और जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप्स जो चल रहा था, उसमें हमने फर्स्ट क्लास देख ली थी। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन बात करते हैं बेटा, ये आपका सिलेबस था टॉपिक्स, टाइटल ऑफ टॉपिक्स। तो इसमें पहली क्लास में मैंने जनरल इंफॉर्मेशन दिया था वीट का, गेहूं जो आपका है टेटिकम एस्टिवम के बारे में, और इसके बारे में जनरल जनरल जो चीजें थी वो पूरी हमने कवर करी थी। थोड़ा सा वो क्लास हमने जल्दीबाजी में करी थी, क्योंकि नेक्स्ट टीचर की जो क्लास थी वो आए हुए थे और उनको क्लास करनी थी, तो अपनी तो घर की बात है, अपन तो करते रहते हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्पीडली उनको कवर किया था, बाकी सारी चीजें जो वहां से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और पहले लेक्चर के हिसाब से कंप्लीट किया था। तो 1 घंटे की वो क्लास है, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टॉपिक, 4 टॉपिक पूरे किए थे वीट के बारे में। उसका इंपोर्टेंस देखा था, उसका ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सोइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, इंप्रूव वेराइटीज देखी थी, सीड शोविंग देखी थी, इंटरकल्चर ऑपरेशंस देखे थे, वीड मैनेजमेंट देखा था, वाटर फर्टिलाइजर देखा था, और सीआरआई स्टेज के बारे में हमने पढ़ा था कि 21 डेज पे उसको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। फिर प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ा था, हार्वेस्टिंग ईल्ड हमने पढ़ी थी उसकी 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब उसके बाद में जो आपका पांचवा और छठवां लेक्चर आपको दिख रहा है, जो कि आपकी क्लास नंबर सेकंड है, बारले जो आपका जो है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं बेटा। तो शुरू करते हैं बारले के बारे में बिना टाइम खराब किए। तो देखो बारले जो आपका है बेटा, जो बारले को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो। और अपन क्या पढ़े हैं, रबी क्रॉप्स। रबी का मतलब सर्दियों में, तो गेहूं के साथ जो भी अपन उगाते हैं, और जो को भी अपन गेहूं के साथ खाने के लिए सीरियल क्रॉप्स जो अपने खाद्यान्न फसलों के रूप में अपन यूज करते हैं। और जौ का जो आटा जो होता है वो बहुत ही मतलब अपन कह सकते हैं कि गेहूं के आटे से हल्का अपने को महसूस होता है। तो जो के बारे में अपन वही सेम चीजें बातें करेंगे जो अपने सिलेबस में मेंशन की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बोटेनिकल नेम की भाई। तो बारले इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको जो। बोटेनियम नाम है इसका, बोटेनिकल नेम है इसका हार्डियम वल्गेर। क्या है बेटा, हार्डियम वल्गेर। क्या नाम है इसका, हार्डियम वल्गेर, हार्डियम वल्गेर। इसकी जो फैमिली है वो सेम गेहूं वाली है बेटा, ग्रेमनी पोएसी और घासकुल। क्या कह सकते हैं, ग्रेमनी पोएसी और घासकुल अपन कह सकते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो कहा है इथोपिया। कहा है, इथोपिया। कहाँ पे है, इथोपिया एक कंट्री है। वो क्या है इसका, जो का अपना ओरिजिन है। जो अपनी सेकंड जो सीरियल क्रॉप्स अपन पढ़ रहे हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट वाला, जो आपका खरी सॉरी रबी क्रॉप जो चल रहा है उसके अंदर। तो बारले अपन पढ़ रहे हैं, गेहूं इससे पहले पढ़ लिया। बारले का नाम मैंने बता दिया आपको, क्या है, हार्डियम वल्गेर है। क्या बेटा, हार्डियम वल्गेर नाम है। ग्रेमनी पोएसी या घासकुल इसका नाम, फैमिली है। इसका जो ओरिजिन है वो है इथोपिया। क्या है, इथोपिया है। बात करें इसमें क्रोमोसोम नंबर की, तो इसमें कितने होते हैं, 2n बराबर 14 होते हैं बेटा। और वहीं मैं अगर बात करूं, इससे बैक क्लास में जो गेहूं पढ़ा था, तो वहां पे हेक्साप्लॉइड मैंने लिखा था, और 2n बराबर कितना लिखा था, 42 लिखा था बेटा। कितना लिखा था, 2n बराबर 42 लिखा था, जो कि अपना हेक्साप्लॉइड था। बात करें अगर इसमें अंकुरण की बेटा, अगर बात करें जो के अंदर अंकुरण के पर, तो जो के अंदर जो अंकुरण पाया जाता है वो पाया जाता है अपना हाइपोजियल। अभी मैंने ये फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे समझा दिया ईपीजीएल और हाइपोजियल क्या होता है, तो जिन बच्चों ने देखी है उनको तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। मैंने बताया था कि जो अपनी रबी वाली जो क्रॉप्स है, रबी वाली जो क्रॉप्स है मतलब जो सर्दियां, रबी मैंने बताया था रोमन, ठीक है। रबी, रबी जो है सर्दियों वाली को बोलेंगे, विंटर सीजन वाली को। तो इनके अंदर जो अंकुरण होता है वो कौन सा होता है, हाइपोजियल होता है। कौन सा होता है बेटा, हाइपोजियल होता है। और इसके बारे में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, तो इसमें कौन सा होता है, सेल्फ पोलिनेशन। गेहूं में भी यही होता था, गेहूं में भी सेल्फ पोलिनेशन था, गेहूं में भी हाइपोजियल था। इसमें जो फ्रूट टाइप है, फल प्रकार, वो क्या कहलाएगा, आपका कैरियोप्सिस कहलाएगा बेटा। जो का जो फल प्रकार है वो क्या कराएगा, कैरियोप्सिस कहलाएगा। और इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम क्या है, जो का स्पाइक या हेड कहलाएगा, जो का स्पाइक या हेड कहलाएगा। प्रोटीन जो कहलाएगी होर्डिन। क्या कहलाएगी, होर्डिन। जो की जो प्रोटीन है वो क्या कहलाएगी, होर्डिन कहलाएगी। और गेहूं की प्रोटीन क्या कहला रही थी, ग्लूटीन। क्या कहला रही थी बेटा, ग्लूटीन कहला रही थी। तो अपनी ऐसे तुलना कर करके पढ़ेंगे तो अपने को अच्छा याद होगा। आपके जो गेहूं की प्रोटीन है वो ग्लूटीन कहला रही थी, जो की प्रोटीन जो है हार्डिन कहला रही है। गेहूं में भी सेल्फ पोलिनेशन था, जो में भी सेल्फ पोलिनेशन आपका है बेटा। हाइपोजियल है, हाइपोजियल था, ठीक है। फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस हो गया, इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक या हेड हो गया, प्रोटीन हार्डिन हो गई। और इसमें प्रोटीन जो पाई जाती है बारले की 11.5% तक पाई जाती है, और गेहूं में सबसे ज्यादा पाई जा रही थी, 11 से 12% या 12 से 14% तक प्रोटीन पाई जा रही थी। बात करें जो के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्रूड फाइबर जो है वो कितना पाया जाता है बेटा, 4% तक इसमें पाया जाता है।
कितना पाया जाता है, 4% तक पाया जाता है। ये तो हो गया स्वपरागण इसमें होता है, हमने देख लिया। इसका जो कैरियोप्सिस है, फल प्रकार जो है, पुष्पक्रम जो इसका स्पाइक है, इसमें जो जर्मिनेशन है वो हाइपोजियल है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 14 है, इसका जो ओरिजिन है इथोपिया है, इसके जो फैमिली है ग्रेमिनिया पोएसी है, इसका जो नाम है वो है हार्डियम वल्गेर है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन अगर इसकी बेटा, तो क्लासिफिकेशन के अंदर मैं आपको बताऊं जो को दो भागों में बांटा गया है, सीधा सीधा सा जो को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है 6 रो और एक होता है 2 रो। पहला तो है बेटा 6 रो, पहला तो होता है एक तो 6 रो 6 लाइन वाला, ठीक है, 6 लाइन वाला, और दूसरा है आपका जो मैं रेड कलर में दिखा रहा है आपका 2 रो, ठीक है, कौन सा 2 रो जिसमें 2 लाइन होता है। तो जो 6 रो वाला है उसका होडियम वल्गेर नाम है बेटा, होडियम वल्गेर, जो कि ग्रो इन इंडिया, अपने इंडिया में मेनली यूज उगाया जाता है। वो कौन सा जो उगाया जाता है, 6 रो जो उगाया जाता है, कौन सा उगाया जाता है इंडिया में जो मेनली कल्टीवेट किया जाता है या जो ग्रो किया जाता है वो कौन सा है, 6 रो बार्ले है, जिसका नाम क्या है, हॉडियम वल्गेर, जो कि अपन ऊपर पढ़ गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन 2n बराबर 14 इथोपिया, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा 2 रो बार्ले, कौन सा 2 रो बार्ले, तो इस जो 2 रो बार्ले है इसको क्या बोलते हैं, हॉडियम डिस्टिकम या इरेगुलर, हॉडियम डिस्टिकुलर या इरेगुलर क्या बोलते हैं, हॉडियम डिस्टिकुलर या हॉडियम इरेगुलर इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। और ये जो है मुख्यतः जो खेती की जाती है ना अपने, वो कौन सी की जाती है, 6 रो वाली की जाती है, होडियम वल्गेर की जाती है, कौन सी की, होडियम वल्गेर की जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन इसी के बारे में। तो इट इज यूज फॉर किडनी डिसऑर्डर एंड यूज फॉर एल्कोहल मेकिंग। आपने सुना होगा बार माल्ट, जो कोटपुतली के पास में फैक्ट्री है, जोको माल्ट करके, बार्ले माल्ट, जोको जो है ना माल्ट करके, क्या बियर और शराब आपका एल्कोहल मेकिंग में किण्वन करके उसका यूज किया जाता है, ठीक है। और किडनी जो आपका है, किडनी के रोगों में भी जो का जो जूस है, जो रस है, उसका यूज किया जाता है। बात करूं बेटा जो कि टेम्परेचर की, तो इसके लिए टेम्परेचर वही चाहिए लगभग 25 से 30 डिग्री। गेहूं में मैंने बताया था 22 से 25 डिग्री, ठीक है, कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री। पर्ल बार्ले विच इज द प्रोसेस टू रिमूव इट हल एंड बर्न। इसके अंदर देखो, टू ऑफ बार्ले ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप एंड सक्सेसफुली ग्रोइंग स्लैम एंड एल्काइल सोइल्स। ये क्या है, इसको गेहूं से क्या कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्या जो आपका जो है उसको गेहूं से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है ना। इसका उपयोग अल्कोहल व लुगरी बनाने के लिए किया जाता है। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक लवण प्रतिरोधी है। अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं ना उनमें सबसे ज्यादा लवण प्रतिरोधी है। लवणीय मृदाओं में भी इसको आसानी से अपन ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं जौ का बेटा। आगे बात करते हैं इसी में, जौ का उपयोग किडनी संबंधी रोगों में भी किया जाता है। इसकी ऊंचाई पे भी खेती की जा सकती है, इसकी पहाड़ों पे या ऊंचाई पे भी खेती की जा सकती है। लवणीय मृदाओं में भी इसकी खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं अपन इसके धीरे धीरे सारे जो पॉइंट्स है अपने क्लाइमेट्स वगैरह है, इसके लिए सुटेबल सोइल जो है उनके बारे में बेटा, इसकी सुटेबल सोइल और क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। जलवायु जो इसको चाहिए, रबी का मौसम है, C3 है और LDP है, ये चीजें कॉमन रहेगी। C3 प्लांट है ये पहली चीज। दूसरा, रबी का मौसम का है, मतलब विंटर या सर्दियों वाला है। टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया है इसका, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसको क्या अच्छा टेम्परेचर चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगर रबी का है तो ये लॉन्ग डे प्लांट होगा, LDP प्लांट होगा। LDP किसके आधार पे करते हैं अपन, इसके पुष्पन, इसके फ्लावरिंग और इसके फ्रूटरिंग जो है उसके ऊपर आपके प्रकाश लाइट जो है, आपकी जो लाइट है उसका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उसके आधार पे इसकी गणना की जाती है। तो ये जलवायु की अगर बात करूं तो मैं C3 प्लांट है, ठीक है, रबी के मौसम का है, LDP है, अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अब बात करें इसके R/P स्पेसिंग की, तो इसमें रखते हैं भाई 22.5, वो ही गेहूं वाली 22.5 सेमी इंटू 10 से 15 सेमी अपन इसमें रख सकते हैं। ये किसका हो गया, इसका R/P हो गया, R/P, रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट, जो आपकी डिस्टेंस है, स्पेसिंग जो है, अंतराल जिसको बोलते हैं, R/P 22.5 इंटू 10 से 15, या फिर कुछ बुक्स में अपन देखें अगर अकॉर्डिंग टू NCERT तो इसमें 5 से 10 सेमी लिखा हुआ है। ये क्या हो गया, जो के बारे में मोटी मोटी चीज अपनी हो गई है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं बीज दर, तो लगभग इसकी जो बीज दर दी हुई है वो दी हुई है बेटा वही गेहूं के समान सामान्य जो इसकी दी हुई है 100 kg पर हेक्टेयर इसकी क्या है, बीज दर है, क्या है 100 kg पर हेक्टेयर। अगर अगर अपना पछेती बुआई कर रहे हैं और लवणीय मृदाओं में इसकी बुआई कर रहे हैं, लवणीय मृदाओं में इसकी बुआई कर रहे हैं, सोविंग कर रहे हैं, तो लगभग 120 kg पर हेक्टेयर तक अपन इसकी सीड रेट रख सकते हैं। कितनी रख सकते हैं, 120 kg
पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी सीड रेट अपन यूज कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं इसमें आईसीआर के अनुसार अगर इसकी मैं सीड रेट की बात करता हूं तो इसकी सीड रेट जो फिक्स की है वो की है 75 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, 75 केजी पर हेक्टेयर इसकी क्या है, सीड रेट फिक्स की गई है। अगर बात करते हैं इसके बाद में बीजोपचार के लिए, तो बीजोपचार में इसमें एजेटोबैक्टर यूज करेंगे, जो कि गेहूं में अपन बायो फर्टिलाइजर जो जैव उर्वरक के रूप में यूज कर रहे थे एजेटोबैक्टर, क्या यूज करेंगे बेटा, इसमें भी एजेटोबैक्टर का अपन यूज करेंगे बारले के अंदर। बारले बोले तो जो, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी किस्मों की, तो इसकी किस्मों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है BL2। कौन सी है बेटा, BL2, बिलाड़ा 2 जिसको बोलते हैं, BL2। ठीक है, BL2 ये जो आपकी किस्म है वो क्या है, लवणीय मर्दों के लिए, इसको क्या बोलते हैं, बिलाड़ा 2, बिलाड़ा 2। ये क्या है, आपकी लवणीय मृदाओं के लिए बेस्ट है। लवणीय मृदाएं जो आपकी हैं उनके ग्रो करने के लिए अच्छी वैरायटी है आपकी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो डोलमा, राजकिरण, डोलमा, डोलमा और राजकिरण। अभी आपकी ये जो डोलमा वैरायटी है बेटा, जो वो क्या है, छिलका रहित है। आपने देखा होगा जो के ऊपर छिलका पाया जाता है, और उस छिलके की जब अपन एक अपने मशीन आती है चक्की वाला जो आता है, तो अपन उसका जब दलिया बनवाते हैं तो उस छिलके को वो अलग हो जाता है, या छिलके का वो कटता है तो अपन उसकी रबड़ी भी बना लेते हैं, जो कि तो वो उसी का, तो जो आपकी डोलमा है वो क्या है, हस्कलेस, छिलका रहित वेराइटी है। कौन सी है, छिलका रहित वेराइटी है। इसके बाद में इसकी बात करते हैं राजकिरण, RD 2065 मोलिया रोग रोधी, RD 2065, RD 2065, ये क्या है, इसकी इंप्रूव वेराइटीज है, बिलाड़ा 2, डोलमा, राजकिरण, ये सारी। अगर बात करें अन्य इसकी वेराइटीज की तो विजय रेखा, केदार किरण, विजय रेखा, केदार किरण, ये क्या है, जो कि क्या है बेटा, इंप्रूव वेराइटीज है। क्या है, इंप्रूव वेराइटीज है। बात करें अगर सिंचाई की, तो इसमें जो सिंचाई की जरूरत पड़ती है मेनली, इसमें वो 5 से 6 सिंचाई की जरूरत है। पहली जो सिंचाई है इसमें गेहूं में अपन जो पहली सिंचाई जो सबसे कंपलसरी थी, CRI स्टेज पे अपन कर रहे थे 21 डेज आफ्टर सोविंग। इसमें जो पहली सिंचाई है वो करते हैं अपन लगभग 30 दिन बाद, जो कि बुआई के बाद में। जो सबसे महत्वपूर्ण और जिनको अपन कह सकते हैं क्रिटिकल, तो वो कौन सी अपनी इसमें 30 दिन बाद। कौन सी है बेटा, 30 दिन बाद में जो में लगभग सिंचाई करते हैं अपन कल्ले निकलते समय, दूसरी करते हैं रोग बनते, दाने बनते समय। बात करें अगर इसके डिजीज की, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें डिजीज है वो है आवर्त कंडवा रोग। कौन सा है, अस्टिलेगो होर्डाई द्वारा होता है, अस्टिलेगो होर्डाई, आवर्त कंडवा रोग। ठीक है, आवर्त कंडवा रोग। और इसमें एक और रोग है, आवर्त कंडवा बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं मोलिया रोग, जो कि निमेटोड द्वारा होता है। कौन सा, मोलिया, मोलिया रोग हेटेरोडोरा द्वारा होता है, निमेटोड, निमेटोड द्वारा होता है, हेटेरोडेरा एविनी, हेटेरोडेरा एविनी जिसका नाम है। और इस रोग की जो खोज हुई थी बेटा, मोलिया रोग की, इसलिए मैंने ये बता रहा हूं, ये नीम का थाना जो है ना आपका सीकर में, नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर, सीकर पड़ता है आपका राजस्थान में। खाटू श्याम जी का नाम सुना होगा, नीम का थाना सीकर। वहां पे वासुदेवा नाम का एक वैज्ञानिक था या एक आदमी था, उसने इसकी खोज की थी, किसकी, जो के अंदर मोलिया रोग की, जो या बारले के अंदर मोलिया रोग की खोज हुई, जो कि किससे होता है, एक निमेटोड से होता है बेटा। और निमेटोड का नाम क्या था, हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा एविनी नाम था। अब बात करूं इसका दूसरा रोग जो मैंने पहले बताया, आवर्त कंडवा रोग, आवर्त कंडवा रोग, आवर्त कंडवा रोग, कंडवा रोग। जो इसका आवर्त कंडवा रोग है वो किससे होता है बेटा, इसका आवर्त कंडवा अस्ट्रिलेगो होर्डाई द्वारा होता है, अस्ट्रिलेगो गए है, ये अस्ट्रिलेगो होर्डाई। ये क्या है, एक कवक है। क्या है बेटा, कवक है। ये क्या है, एक फंजाई है, एक कवक है। और कौन सा है ये, बिजोड़ रोग है। कौन सा है भाई, ये बिजोड़ रोग इसको कहते हैं, अस्ट्रिलेगो होर्डाई। ये दो हमने इसके बारे में डिजीज पढ़े हैं। अगर बात करें अपन आगे जो के अंदर, तो जो का जो सबसे महत्वपूर्ण अपन बात करते हैं इसमें, इसमें एक है DT46, एक इसकी वेराइटी है बेटा DT46, जिसके अंदर जो प्रोटीन है वो कितना पाया जाता है, 20% तक प्रोटीन पाया जाता है। एक ऐसी किस्म है जिसमें प्रोटीन 20% तक पाया जाता है, वो है DT46 ही है। कौन सी है, DT46 है।
अब अपन जो गेहूं जो पढ़े थे उसमें कुछ चीजें अपन ने छोड़ दी थी, सॉरी ट्रिटिकेल के बारे में है ये, ट्रिटिकेल के बारे में है, इसको अपन हटाते हैं, वो गेहूं वाले टॉपिक में रहा हुआ उसको अपन आगे देख लेंगे। जो गेहूं वाला जो टॉपिक है ना, उसमें हमने एक चीज अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस ट्रिटिकेल जो था उसको हमने रिमूव कर दिया था, मतलब ध्यान नहीं दिया उस टाइम, टीचर वगैरह आ गए, और अभी क्या आपके फोर्थ सेम की सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है अभी आपको ये लग रहा हो कि मेरे चेहरे पे नींद हो या शब्द ऊपर नीचे हो रहा हो, क्योंकि हो सकता है मैं पिछले 6 घंटे से कंटिन्यू क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह के 4 बज के 11 मिनट हो रही है बेटा, सुबह के 4 बज के, और मैं पिछली रात 7 साढ़े 7 बजे स्टूडियो आया था, तब से कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं हम, कब मेरी कभी सर की, तो थोड़ा ऐसे हो रहा है। बाकी जो अपना बच रहा है ना उसको मैं देख लेता हूँ, अभी करवा देता हूँ आपको, जो कि लगभग चीजें हमने कर ली है इसमें, और जो के बारे में देख लेते हैं एक बार, इसकी मोलिया रोग हो गया, ठीक है, एजिटोबैक्टर हो गया, कुछ रह तो नहीं रहा है जो के अंदर, अकॉर्डिंग टू अपना सिलेबस में देख लेता हूँ, इसका प्रोडक्शन अपने पास रह रहा है जो का, तो जो की मैं बात करूँ 2 रो हो गया, 6 रो हो गया, इरिगेशन हो गया, डिजीज हो गए, वैरायटीज इसकी हो गई, सीड ट्रीटमेंट हमने बता दिया, एजेटोबैक्टर से इसमें करते हैं, स्पेसिंग जो इसमें रखते हैं 22.5 इंटू, ये हमने बता ही दिया 22.5, ये 2 डिजीज इसके बताए मैंने, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। जो का नाम हार्डियम वल्गेर, 2 प्रकार का हमने जो पढ़ा, 6 रो और 2 रो, तो हमारे जो मेनली यूज किया जाता है 6 रो यूज किया जाता है, ठीक है, जो अपने उगाया जाता है इंडिया में, इसका जो ओरिजिन है इथोपिया था, 2n बराबर 14 इसमें गुणसूत्र थे, राइट। इसके बाद में हमने देखा कि ये रबी की क्रॉप है, C3 प्लांट है, रबी का है, सर्दियों का है, और इसके लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर अपने को चाहिए होता है। इसके अलावा हमने इसमें देखा, इसमें LDP क्या देखा, लॉन्ग डे प्लांट है। उसके बाद में हमने देखी इसकी स्पेसिंग, तो 22.5 इंटू 5 से 10 सेमी था, 100 kg की लगभग हमने सीड रेट देखी, लवणीय मृदाओं के लिए 120 kg देखी, ICR के अनुसार 75 kg इसकी सीड रेट देखी बेटा। इसके अलावा हमने देखा इसमें जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं वो एजेटोबैक्टर से करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने जो चीजें देखी वो देखी इसकी वेराइटीज देखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लवणीय मृदाओं के लिए वेराइटी थी वो थी बिलाडा 2BL2, डोलमा थी छिलका रहित राजकिरण RD 2065, विजय रेखा केदार किरण, ये हमने इसकी सारी वेराइटीज देखी। और इसमें सिंचाई जो देखी हमने महत्वपूर्ण वो थी 30 दिन बाद में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई। इसके बाद में 2 रोग देखे, मोलिया रोग जो निमेटोड से उतरता, हेटेडोरा एवनी, नीम का ताना सीकर वासुदेवा ने खोज की थी, दूसरा रोग था आवर्तकंडवा रोग। तो ये तो बात हो गई जो की, अब जो आपके थोड़ा सा क्रिटिकल का पार्ट बचा हुआ है, आई थिंक वो मैंने जो आपकी PDF है फर्स्ट लेक्चर की उसमें मेंशन किया था, तो उसको एक बार देख लेते हैं अपन, 1 सेकंड में ही अपन कर लेंगे, वीट वाला ये रहा, अगर इसमें बचा हुआ है, मुझे याद है कि मैंने जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसमें मेंशन किया था क्रिटिकल को, देख लेते हैं एक बार। क्रिटिकल अच्छा नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, ट्रिटिकेल के बारे में अपन अब पढ़ लेते हैं। जो आपके ट्रिटिकेल है वो मानव निर्मित पहली फसल है जो गेहूं और राई के संकर से तैयार की गई है। गेहूं और राई के संकरण से जो तैयार हुई वो कौन हुई, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल क्या है, एक मानव निर्मित फसल है, क्या है, मानव निर्मित फसल है, जो आपका प्रथम मानव निर्मित फसल है, गेहूं और राई से तैयार की गई थी। अंतर्वर्षीय कोर्स है ये, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, इथोपिया या स्वीडन अफ्रीका कह सकते हैं, स्वीडन अफ्रीका या इथोपिया में कह सकता हूँ, इथोपिया। क्रिटिकल के बारे में भी आपके थोड़ा सा दिया हुआ है तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें जो प्रोटीन है वो एक किसकी किस्म है, DT46, जिसमें कितना परसेंट प्रोटीन है, 20% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये किसके बारे में बात हो रही है, ट्रिटिकेल के बारे में बात हो रही है भाई, किसके बारे में बात हो रही है, ट्रिटिकेल के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि ट्रिटिकेल में ये चीजें पाई जाती हैं। बात करूं मैं इसकी तो फर्स्ट मैन मेड क्रॉप बोलते हैं इसको, वीट प्लस राई से ये हुआ था, टिटिकम एस्टिवम एंड सिकिल सीरियल, टिटिकम एस्टिवम एंड सिकिल सीरियल, राई का नाम क्या है, सिकिल सीरियल, और इधर गेहूं का नाम पता है ये सबको, ट्रिटिकम एस्टिवम, इन दोनों के संकरण से तैयार हुई थी, ये इसका मानव निर्मित है। तो जो के बारे में हमने देख ही लिया कि ये बार माल्टिंग के लिए, शराब एल्कोहल के लिए,
किडनी रोगों के लिए अच्छा होता है। बिलाड़ा वगैरह इसकी वेराइटीज हैं, फेमस वेराइटीज हैं। तो ये आपका सेकंड लेक्चर जो है बेटा वो कंप्लीट होता है। और क्लासेस भी आपकी जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट हैं, सी टेक्नोलॉजी हो गया आपका, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस हो गया, उनकी रेगुलर क्लासेस हो रही है, कंप्लीट सिलेबस है और टाइम टू टाइम होता रहेगा। तो चेकआउट करो, साथ वालों को शेयर करो। और यार सही में बहुत मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। 4 बज के 16 मिनट हो रही है सुबह की, और कंटिन्यू 5-6 घंटे से क्लासे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आई थिंक अब हिम्मत नहीं बची है, तो नेक्स्ट क्लासेस हो सकता है एक दो दिन रुक के आपको मिले, क्योंकि हमारा भी जो यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपका काम टाइम निकालना पड़ता है, और उसी बिजी शेड्यूल में से निकालना पड़ता है। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है इन कामों के लिए, इसी वजह से रात को कर रहे हैं, नहीं दिन में भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे एफर्ट्स को, मेरी मेहनत को, मेरे जो त्याग है उनको आप समझने की कोशिश करोगे, और चीजों को आगे बढ़ाओगे, शेयर भी करोगे, अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।